नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी में। हमारी शतकों के शतक की एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, जो हम आगामी 100 दिन तक लगातार 100 प्रश्नों की जो सीरीज है उसको लगातार चालू कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में हमारा जो आज का विषय है मध्य प्रदेश का भूगोल। मध्य प्रदेश का भूगोल आगामी मध्य प्रदेश की व्यापम संबंधी परीक्षाओं के लिए और मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए सबसे महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। आप बैठकर अपने पास में रफ नोटबुक को लेकर कलम सहित तन्मयता से हमारी इस वीडियो को देखें और आपसे गुजारिश है कि इस पूरे वीडियो को देखें ताकि आप सारे प्रश्नों का सही सही आंसर और आकलन महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ कर सकें। तो आइए हम इस शतकी पारी का आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर जो साल वन है, सोरिया रोबस्टा इसका वैज्ञानिक नाम है, वानस्पतिक नाम है, कितने प्रतिशत भूभाग पर पाया जाता है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष है साल के वन। और साल का वृक्ष जो है, जो मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है, ये जैसे मध्य प्रदेश है मान लीजिए, और मध्य प्रदेश का जो सबसे पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पास साल के वन पाए जाते हैं। साल का वन जो है लाल पीली मिट्टी में होता है, लाल पीली मिट्टी, और लाल पीली मिट्टी सर्वाधिक वहां होती है जहां ज्यादा वर्षा होती है। तो मध्य प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है वो ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है, जिसमें शहडोल है, सीधी है और डिंडोरी, मंडला, बालाघाट जैसे जिले शामिल हैं। यही साल के वन ज्यादा पाए जाते हैं, हालांकि अन्य क्षेत्रों में भी हैं। तो ये पूछा गया है कितने प्रतिशत भूभाग पर पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखिएगा, ये आंकड़ा है 17.8%। 17.8% भाग पर साल के वन पाए जाते हैं और सागौन के वन भी पाए जाते हैं। ठीक, साल के वन की लकड़ी का ही प्रयोग ट्रेन में डिब्बे में बनाने में किया जाता था। मजबूत लकड़ी होती है, इमारती लकड़ी होती है। तो इसका परसेंटेज है, ध्यान रखिएगा, 17.8%। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश की जलवायु पूछा है। तो जिस तरीके से भारत की जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। कैसी है भारत की जलवायु? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है, तो मानसूनी जलवायु इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि मानसूनी वर्षा पर डिपेंड करती है हमारे भारत की जलवायु, और मध्य प्रदेश भारत में स्थित है, तो जाहिर सी बात है कि मानसूनी जलवायु यहाँ की भी होगी। उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंध किसको कहते हैं? उष्णकटिबंध ऐसे जलवायु कटिबंध को कहते हैं जहां तापमान ज्यादा होता है और आर्द्रता भी होती है। ठीक, यानी तापमान ज्यादा कब होगा? जब सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ेंगी। सूर्य की गर्मी ज्यादा होगी कब? कब होगी? जब तो सूर्य की गर्मी ज्यादा होने का रीजन जब हम ग्लोब में पढ़ते हैं, बीच में जाती है भूमध्य रेखा, इसके जस्ट ऊपर रहती है 23.5 डिग्री की कर्क रेखा, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और नीचे होती है मकर रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। तो जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ेंगी, ठीक है, सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ेंगी तो उष्णकटिबंध कहलाएगा, और जब कर्क रेखा पर पड़ेंगी तो यहाँ उष्णकटिबंध कहलाएगा। अर्थात उष्णकटिबंध, यदि हम आप ऋतु परिवर्तन पढ़े होंगे तो उसमें ध्यान ये बात जरूर ध्यान दिए होंगे कि सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर तो हमेशा पड़ती हैं। सूर्य उत्तरायण होता है तो कर्क रेखा पर सीधी किरणें चमकती हैं 21 जून को, और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ती है। ये 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश मकर रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा है। और हमारे भारत में जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से गुजरती है, उन्हीं में से एक राज्य है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बीचों बीच से 14 जिलों से गुजरती है कर्क रेखा। कितने जिलों से? 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। इसी के कारण 21 जून को सर्वाधिक तापमान होता है, सर्वाधिक बड़ा दिन होता है, और 21 जून को सूर्य नमस्कार के मतलब योग के दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, विश्व योग दिवस। तो यहाँ पूछा गया है कि जलवायु कैसी है? तो जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। उष्णकटिबंध क्यों है? क्योंकि यहाँ कर्क रेखा होने के कारण तापमान अधिक वाला क्षेत्र है, ऐसी जलवायु है, और मानसून वर्षा पर डिपेंड है। ठीक, दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति जून में होती है केरल से। ठीक, आप इसको पढ़ते ही हैं, भारत मानसूनी वर्षा वाला देश है, इसीलिए वर्षा पर डिपेंड है हमारे देश की जलवायु। तो इसीलिए कृषि को मानसून का जुआ भी कहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से कुछ बातें हमने आपसे की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना क्यों की गई है, कब की गई है? तो जाहिर सी बात है,
कि पूछा गया है कि राज्य खनिज विकास निगम, खनिज विकास निगम क्या होगा? एक ऐसी संस्था, एक ऐसा संगठन जो खनिज के उत्खनन के लिए, खनिजों के जो विपणन है, वितरण है और उनके अनुसंधान के क्षेत्र में जो काम करेगा, ऐसा संगठन राज्य खनिज विकास निगम कहलाता है। इसका जो मुख्यालय है भोपाल में है और ये जो स्थापना है कब की गई है, पूछा गया है, प्रश्न में डायरेक्ट आता है एमपीपीएससी प्रीलिम्स में और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना 19 जनवरी 1962 को की गई, भोपाल में की गई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर अवर्गीकृत वन है? तो दोस्तों जो वनों का वर्गीकरण है वो कई प्रकार से किया गया है, कुछ प्रादेशिक आधार पर, कुछ प्रशासन के आधार पर, वन विभाग के आधार पर, कुछ वर्षा के आधार पर, अन्य प्रकारों के आधार पर, कुल प्रजाति के आधार पर, अर्थात प्रजाति के आधार पर कैसे कैसे वन होते हैं। लेकिन यहाँ जो प्रशासनिक आधार पर जो हम वर्णन करते हैं या वर्गीकरण करते हैं प्रशासनिक आधार पर, ठीक है, तो वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला आता है आरक्षित, दूसरा आता है संरक्षित और तीसरा आता है अवर्गीकृत, ठीक है। अवर्गीकृत वन, आरक्षित वन कौन से वन होते हैं? ऐसे वन जहां जो मानवीय गतिविधियां पूरी तरह से निषिद्ध होती हैं, यानी प्रतिबंध लगा होता है, यहाँ लकड़ी काटना और वनों में कोई ऐसी गतिविधि जो मानवीय हो उसको रोका जाता है, प्रतिबंध लगाया जाता है और इसी में नेशनल पार्क बनाए जाते हैं, ठीक है। तो नेशनल पार्क की स्थापना कहाँ की जाती है? आरक्षित वन क्षेत्र में की जाती है। संरक्षित वन कहाँ होते हैं? जहां लाइसेंस के तहत लकड़ी की कटाई की जा सकती है। आरक्षित वनों में कोई लाइसेंस नहीं दिया जाता, बिल्कुल पूरी तरह से मानवीय गतिविधियां पर प्रतिबंध लगाया जाता है। संरक्षित वन में लाइसेंस के तहत लकड़ी की कटाई की जा सकती है और यहाँ अभ्यारण्य स्थापित किए जाते हैं। ये अभ्यारण्य स्थापित किए जाने वाले क्षेत्र होते हैं संरक्षित वन। अवर्गीकृत ऐसे वन होते हैं जो निजी वन होती है, निजी संपत्ति में होते हैं और जो किसी खास क्षेत्र में विरल होते हैं, किसी खास सघन रूप से नहीं होते, तो निजी वन भी इसके अंतर्गत आते हैं। निजी वन मतलब निजी भूमि में बनाए गए वन और अन्य स्थानीय क्षेत्रों में, ठीक है। तो पूछा गया है कि कितने प्रतिशत भाग पर अवर्गीकृत वन है, तो मोटे मोटे हिसाब में मध्य प्रदेश में 65% पर कौन है? आरक्षित वन। 33% क्षेत्र पर कौन है? 33% क्षेत्र पर है संरक्षित वन और लगभग 2% क्षेत्रफल कौन सा है? अवर्गीकृत वन। लगभग 2% क्षेत्रफल पर कौन सा है? अवर्गीकृत वन है। और यहाँ जो सही ऑप्शन होगा 1.8%, क्योंकि ये लगभग 2% के आसपास है, तो अवर्गीकृत वन का क्षेत्रफल इतना हो जाएगा। आरक्षित वन पूछे तो 65, संरक्षित पूछे तो 33, अवर्गीकृत पूछे तो 2। आरक्षित कौन से वन है? जो बिल्कुल सरकारी नियंत्रण में होते हैं, यहाँ कठोर नियम होते हैं, लकड़ी काटना और वन्य पशुचारण वहां कुछ करना सब प्रतिबंध है। संरक्षित वन में आवागमन चालू होता है, कहीं लाइसेंस के तहत लकड़ी कटाई हो सकती है। अवर्गीकृत वन निजी क्षेत्र के वन और स्थानीय वन आते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। AR सुब्रमण्यम तथा T मन नारायण ने जो तापमान और वर्षा के वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को बांटा है वो कितने भागों में बांटा है? तो दोस्तों ये भूगोलवेत्ता थे, ठीक है, विद्वान थे। इन्होंने सन 1991 में जलवायु का विभाजन किया था, जलवायु को वर्गीकरण किया था अध्ययन के आधार पर, जिसमें उन्होंने तापमान वर्षा के वितरण को आधार बनाया था कि तापमान कहाँ कितना है, वर्षा कहाँ कितनी होती है, उसके आधार पर किसी भी क्षेत्र की हम जलवायु का क्या करेंगे, उसके आधार पर किसी क्षेत्र की हम जलवायु का निर्धारण करेंगे। तो मध्य प्रदेश की जलवायु को उन्होंने 3 भागों में बांटा था। मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा था? 3। एक प्रकार से बताया था स्टेपी या वर्षा जलवायु, ठीक है। एक बताया था गर्म शीतोष्ण जलवायु, ठीक है, और एक प्रकार बताया था उष्ण कटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु, ठीक है, आर्द्र व शुष्क जलवायु। इस प्रकार से इन 3 भागों में इसको बांटा गया था। तो इन विद्वानों के द्वारा 3 भागों में बांटा गया, हम ध्यान रखेंगे, हमेशा कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश में तांबे की प्रसिद्ध मलाज खंड खदान किस जिले में अवस्थित है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश जब छत्तीसगढ़ विभाजित नहीं हुआ था तब
खनिज की दृष्टि से बहुत संपन्न राज्य हुआ करता था। हालांकि जब विभाजन हो गया 1 नवंबर सन 2000 को, तो कुछ खनिज उत्पादक क्षेत्र छत्तीसगढ़ में चला गया और हमारे मध्य प्रदेश को आर्थिक रूप से कुछ क्षति हुई। लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश कई खनिजों के लिए खनिज संपन्न है, ठीक है, कई खनिजों का उत्पादन स्थल है। और यहाँ मलाज खंड जो खदान है वो फेमस खदान है तांबा के लिए, तांबा उत्पादन के लिए फेमस खदान है। और ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है बालाघाट में। कहाँ स्थित है? ये बालाघाट में है। और बालाघाट में जो तांबा खदान है, यहाँ कॉपर प्रोजेक्ट लिमिटेड संचालित है, वहां से तांबा का उत्खनन हो रहा है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तांबा का उत्पादन यहीं से होता है और मध्य प्रदेश तांबा उत्पादन में अग्रणी राज्य है, ठीक है। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश में जैव विविधता पुरस्कार योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश में जैव विविधता संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने वाली संस्थाएं, श्रेष्ठ कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक पुरस्कार की शुरुआत करी थी 2018 में, जिसको राज्य जैव विविधता पुरस्कार योजना कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जैव विविधता के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने वाले लोगों को 2018 में इसके तहत पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे भूगोल से संबंधित प्रश्न हुआ। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? तो मध्य प्रदेश में मानसून के दौरान जो वर्षा होती है वो किस इलाके में सबसे कम होती है, किस क्षेत्र में सबसे कम होती है? तो हमारा जो ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में जो पश्चिम का क्षेत्र है और जो पूर्वी का क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ वर्षा वितरण किस रूप में है इसको देखना है। तो जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है यहाँ होती है, ठीक है। पचमढ़ी यहाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहलाता है पचमढ़ी। और जो ये वाला क्षेत्र भिंड जो है, भिंड में सबसे कम होती है, भिंड में सबसे कम, ठीक है। और ये वाला जो बेल्ट है ये पूरा वर्षा विहीन हो जाता है या कम वर्षा वाला क्षेत्र होता है, ठीक। तो कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। यहाँ होती है मध्यम वर्षा और यहाँ होती है शुष्क जलवायु हो जाती है, यानी कम, औसत से कम, ठीक है, औसत से कम होती है। यहाँ अधिक होती है, यहाँ मध्यम होती है, यहाँ औसत से कम होती है और यहाँ सबसे कम होती है। तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सबसे कम क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये वाला क्षेत्र राजस्थान के पास में है और राजस्थान में जो कटीली झाड़ियां हैं, यहाँ भी कटीली झाड़ियां हैं, शुष्क जलवायु उधर पाई जाती है, शुष्क वनस्पतियां पाई जाती हैं। आगे बात करते हैं, किस जिले में सर्वाधिक बाइराइट्स खनिज का उत्पादन होता है? तो दोस्तों बाइराइट्स जो है एक खनिज है और बाइराइट्स जो है एक खनिज है और ये जो खनिज है एक्चुअल में बेरियम सल्फेट है। क्या है ये? बेरियम सल्फेट, ठीक। और बेरियम जो सल्फेट है ये खनिज के रूप में पाया जाता है जिसको हम बाइराइट्स कहते हैं। और इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग किया जाता है बंदूक बनाने में, ठीक, बंदूक बनाने के अलावा इमारतें बनाने में भी, ठीक है, इमारत निर्माण में इसका उपयोग होता है। टीकमगढ़ जिले में पाया जाता है ज्यादा, ठीक है। टीकमगढ़ जिले में सर्वाधिक उत्पादन होता है। टीकमगढ़ जिले का पड़ोसी जिला है निवाड़ी, जो निवाड़ी जिला 2018 में टीकमगढ़ से अलग हुआ। मध्य प्रदेश की इको विकास बोर्ड, ठीक, मध्य प्रदेश में इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने के लिए जो इको विकास बोर्ड, इको डेवलपमेंट बोर्ड गठित हुआ था, वो गठित हुआ था सन 17 जुलाई 2005 को। 17 जुलाई 2005 को इको विकास बोर्ड का गठन हुआ था मध्य प्रदेश में। 17 जुलाई 2005 को किसका गठन हुआ था? इको विकास बोर्ड, मतलब पारिस्थितिक तंत्र के विकास के लिए एक बोर्ड, एक संस्था निर्माण करी गई थी, उसका नाम था इको विकास बोर्ड, इको डेवलपमेंट बोर्ड। और ये 17 जुलाई 2005 को गठित हुआ था। क्यों? क्योंकि जैव विविधता के क्षेत्र में जैसे भारत में 2002 में कानून बना था, मध्य प्रदेश सरकार ने उसमें कानून बनाए, नियम बनाए और बकायदा एक संस्था, उसके लिए स्वायत्त संस्था की स्थापना करी जिसका नाम पड़ा इको डेवलपमेंट विकास यानी इको डेवलपमेंट बोर्ड। आगे बात करते हैं, किस जिला समूह में निम्न वर्षा वाले क्षेत्र स्थित हैं? तो कौन सा जिला समूह है जिसमें सबसे कम वर्षा होगी? हमने बात करी थी जो पूर्वी क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा है, मध्य में कम, और जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र वहां कम वर्षा होती है। तो यहाँ पास रीवा सतना सीधी ये तो होगा नहीं क्योंकि ये पूर्वी क्षेत्र में है। जबलपुर इंदौर देवास इसमें मिक्स है, ये मध्य क्षेत्र में। धार सिवनी छिंदवाड़ा औसत से कम, सबसे कम यहाँ। तो निम्न वर्षा वाले क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? भिंड मुरैना ग्वालियर, ठीक है,
ये लगभग चंबल का क्षेत्र है, उत्तर पश्चिमी मध्य भारत का पठार क्षेत्र है। जब हम मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन पढ़ते हैं तो इसको देखते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गेरू का उत्पादन होता है। पूछा गया है कि गेरू के उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो मध्य प्रदेश का गेरू के उत्पादन में प्रथम स्थान है और पहला स्थान है, यहाँ पहला स्थान है सतना का। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गेरू का उत्पादन कहाँ होता है? सतना में होता है, ध्यान रखिएगा। और भारत में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, गेरू एक खनिज है, पत्थर है। नेक्स्ट बात करते हैं, इस प्रश्न में मिलान करना है, कुछ नियम है सरकार द्वारा बनाए गए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पर्यावरण के संबंध में कब बनाए गए उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। हालांकि ऐसे प्रश्न बहुत कठिन होते हैं, लेकिन यदि आप इन प्रश्नों पर भी गौर करें तो कभी प्रश्न आए तो आपसे बन जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है इसका सन कब लागू हुआ, कब बनाया गया। एक प्रश्न है अपशिष्ट प्लास्टिक प्रबंधन प्रहसन नियम। ठीक है, तो जो अपशिष्ट प्लास्टिक प्रबंधन है, मतलब जो हमारा प्लास्टिक अपशिष्ट है, उपयोग के द्वारा हम फेंक देते हैं उपयोग के बाद, उसका प्रबंधन करने के लिए जो नियम बनाए गए, रूल्स बनाए गए, वो कब बनाए गए? तो ये 2011 में बनाए गए थे। ठीक है, ये कब बनाए गए थे? 2011 में। बैटरी प्रबंधन और हथालन नियम, हथालन मतलब हैंडलिंग, ट्रांसफर करना। बैटरी प्रबंधन, जो पुरानी बैटरियां हैं, ई अपशिष्ट बन जाता है, उसके लिए कब नियम बनाए गए? तो सन 2001 में बनाए गए। वन भूमि शाश्वत पट्टा प्रति संहरण अधिनियम, ये वन जातीय समुदाय से संबंधित था, वहां के प्रबंधन के लिए संबंधित था, ये बनाया गया था 1973 में। और नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नियम के लिए ये 2000 में बनाया गया था नियम, और ये सब मध्य प्रदेश सरकार ने बनाए थे, ध्यान रखिएगा। तो पहले का आंसर हो जाएगा चौथा, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, किस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में अधिक सर्दी और गर्मी में अधिक गर्मी और सर्दी में साधारण ठंड पड़ती है? माने ऐसा मध्य प्रदेश का कौन सा एरिया है जहां गर्मी में अधिक गर्मी और ठंडी में साधारण ठंडी पड़ती है? वो क्षेत्र है नर्मदा की घाटी। नर्मदा की घाटी में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ नर्मदा का जल, नर्मदा नदी का जल होने के कारण यहाँ जो आर्द्रता है और जो ठंड है वो कम पड़ती है। जैसे आप वहां चले जाएंगे समुद्र के किनारे तो वहां उच्च वायुदाब क्षेत्र पाया जाता है, जिसके कारण वहां पास जो ठंड का आभास है वो कम होगा। ठीक है, तो ऐसे ही नर्मदा घाटी क्षेत्र हमारा भौतिक क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, जहां गर्मी में साधारण गर्मी नहीं होती, अधिक गर्मी होती है, और ठंडी कैसी होती है? साधारण ठंड होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 22 अक्टूबर 2018 को 22 अक्टूबर सन 2018 को मध्य प्रदेश में कौन सी विद्युत योजना के क्रियान्वयन में 100% लक्ष्य प्राप्त हो चुका है? माने ऐसी कौन सी योजना है जिसने अपना 100% लक्ष्य प्राप्त कर लिया है? वह योजना है सौभाग्य योजना। ठीक, सौभाग्य योजना जो है 25 सितंबर 2017 को प्रारंभ की गई थी, और सौभाग्य योजना का पूरा नाम था सहज बिजली हर घर योजना। सहज बिजली हर घर योजना। ठीक है, सहज बिजली हर घर योजना के द्वारा जो है सभी व्यक्तियों को घरेलू विद्युत कनेक्शन रियायती दर पर, कम कीमत पर, गरीबों को बहुत ही सब्सिडी रेट पर बिजली उपलब्ध कराने के प्रयास किए गए। ठीक, और पूरे भारत में जहां जहां बिजली नहीं पहुंची थी वहां प्रयास किया गया, और ऐसा ही प्रयास मध्य प्रदेश सरकार ने किया जो 22 अक्टूबर 2018 को संपन्न हो गया, और सारे जिलों में, सारे गांवों में 100% लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया। तो ध्यान रखिएगा, सौभाग्य योजना के संदर्भ में हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश में प्रथम तितली पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश का जो तितली पार्क है वो सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया है? तो बताएंगे, ये स्थापित किया गया है रायसेन जिले में, और रायसेन जिले में स्थापित किया गया है तामोट में। ठीक है, रायसेन के तामोट में पहला तितली पार्क स्थापित किया गया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश सरकार वन संपदा की दृष्टि से वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए, कीट पतंगों के संरक्षण के लिए कई कार्यक्रम चला रही है। उन्हीं में से एक तितली पार्क है जो पर्यटन को आकर्षित करेगा और जैव विविधता को बढ़ावा देगा।
मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन उत्तरदायी है? हमने इसके पूर्व प्रश्न में व्याख्या की थी। कर्क रेखा बीच में गुजरने के कारण मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय संज्ञा या उसका स्वरूप देने में मदद करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। मध्य प्रदेश में उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना का प्रारंभ कब लागू किया गया था, यानी यह योजना कब लागू की गई थी मध्य प्रदेश में? तो यह योजना 10 अगस्त सन 2016 को प्रारंभ की गई थी। क्या योजना थी ये? उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। यह योजना ऐसी योजना थी जिसमें जो बिजली वितरण कंपनी है उनका जो घाटा है उस घाटे को उबारने के लिए, यानी उसके घाटे को कम करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने उन कंपनियों के लिए वित्तीय सहयोग की जो योजना प्रारंभ करी थी उसका नाम था उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। इसका शॉर्ट फॉर्म था उदय योजना। ठीक है, तो उदय योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 10 अगस्त 2016 को प्रारंभ की गई और भारत सरकार द्वारा 2015 में प्रारंभ किया गया। ठीक, और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसको 10 अगस्त 2016 में इंप्लीमेंट किया गया। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में 1.6 अरब वर्ष पुराने शैवाल प्राप्त हुए हैं? तो शैवाल एल्गी जीवाश्म जो प्राप्त हुए हैं 1.6 अरब साल पहले, वो मध्य प्रदेश के सतना जिले में प्राप्त हुए हैं। सतना में कहा? चित्रकूट से प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, सतना में चित्रकूट से ये इतने साल पुराने 1.6 अरब साल पुराने शैवाल प्राप्त हुए हैं। आप पूछोगे आपकी इतने साल पुराने शैवाल कैसे हैं, आप कैसे समय का पता लगाओगे कितने साल पुराने हैं? तो एक रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण विधि है जिसके आधार पर ये हम पता लगा लेते हैं कि कोई वस्तु कितने साल पुरानी है। वो जीवाश्म का पता लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि आपके और हमारे शरीर में जितने भी जीवित वस्तुएं हैं, जितने भी जीवित चीजें हैं, उनमें क्या होता है? कार्बन होता है। ठीक, और जो कार्बन होता है, ये कार्बन 14 का जो अणु होता है रेडियोधर्मी तत्व होता है। ठीक, ये जो है समय के साथ इसका अर्धायु काल 6330 वर्ष, इसका जो 2930 वर्ष होता है इसका अर्धायु काल। और इसके आधार पर जैसे हम समय के साथ कोई वस्तु रखी रहेगी किसी भी स्थान पर, तो उसके शरीर में जो कार्बन है उसकी मात्रा धीरे धीरे घटती जाएगी। तो एक होता है C12, एक होता है C14। इसके तुलनात्मक आकलन के आधार पर इसकी मात्रा घटती जाएगी, इसकी मात्रा नहीं घटेगी। ठीक है, तो इसका कितना मात्रा घटा और इसका कितना इसके अंतर आया, उसके आधार पर ये समय निकाल लिया जाता है। एक टेक्निकल मेथड है। ठीक, तो दोस्तों ये आंसर हो जाएगा सतना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करें वर्षा और जिले। तो सबसे ज्यादा वर्षा मध्य प्रदेश में कहाँ होती है? पचमढ़ी में। ठीक, पचमढ़ी कहाँ है? नर्मदापुरम में। नर्मदापुरम किसका नाम है? होशंगाबाद का नया नाम है नर्मदापुरम। सबसे कम वर्षा होती है भिंड में। भिंड में कहाँ? गोहद। ठीक, भिंड में गोहद नामक तहसील स्थान है और वहां 55 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। सबसे ज्यादा तापमान गंज बसौदा विदिशा में होता है। सबसे ज्यादा तापमान गंज बसौदा विदिशा में रिकॉर्ड किया गया है अब तक। सबसे कम तापमान ठंडी में शिवपुरी में होता है। शिवपुरी एक जिला है और यही जो है सबसे कम तापमान होता है, रिकॉर्ड किया गया है। तो इसका आंसर जो मिलान हो जाएगा पहले का चौथा और दूसरे का हो जाएगा सबसे कम वर्षा तीसरा। ठीक है, तो ये वाला बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पवन ऊर्जा के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। तो पवन ऊर्जा के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से कुछ सही हैं कुछ गलत हैं। तो हमको गलत बताना है, यानी असत्य बताना है। यह परंपरागत ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। गलत है। क्यों? क्योंकि यह गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। परंपरागत कौन होते हैं? जो पुराने समय से हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और डीजल, ये सब। यह पर्यावरण के अनुकूल है। बिल्कुल अनुकूल है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पवन चक्कियां भोपाल में है। ये गलत है, क्योंकि सर्वाधिक पवन चक्कियां जो है इंदौर में है और इंदौर के अलावा देवास में है। तो केवल स्टेटमेंट कौन सा गलत है? 1 और 3 गलत है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में अधिकांश साल और सागौन के पेड़ हैं। इन पेड़ों में से जो निकटतम विशेषताएं हैं साल और सागौन की, उनमें से बताना है आपको। इन 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही होगा। किसमें? निकटतम विशेषताओं में।
तो इनके शंकु आकार के पत्ते होते हैं, इनकी जड़ें सांस लेने वाली होती हैं, इनके व्यापक पत्ते होते हैं, इनके बहुत लंबे पेड़ होते हैं। तो जो समानता है वो समानता बताने वाला जो विशेषता है वो इनके व्यापक पत्ते होते हैं, ये सही है। ठीक, बाकी मिलान नहीं करते हैं, इनमें से एक विशेषता है। अंतर क्या है? तो अंतर ये है साल का और सागौन का। सागौन और साल, साल क्या होता है? लाल पीली मिट्टी में होता है, ठीक है। सागौन लाल पीली मिट्टी में होता है साल, और सागौन किस में होता है? सागौन काली मिट्टी में होता है, मुख्यतः काली मिट्टी में होता है। ठीक, तो इस प्रकार से इसका अंतर हो गया और समानता हो गई व्यापक पत्ते। अंतर आता है नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की जलवायु विविधता के आधार पर कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं? तो जलवायु विविधता के आधार पर 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, ठीक है। जलवायु कैसी? 3 आधार पर कैसे? एक होता है ग्रीष्म ऋतु, ठीक, एक होता है शीत ऋतु और एक होता है वर्षा ऋतु, ठीक। और ये शीत जलवायु के आधार पर शीत ऋतु, ग्रीष्म आधार पर ग्रीष्म ऋतु और वर्षा के आधार पर वर्षा ऋतु। ग्रीष्म ऋतु को हम कहते हैं यूनाला, शीत ऋतु को कहते हैं सियाला और वर्षा ऋतु को कहते हैं चौमासा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, चौमासा वर्षा ऋतु को कहते हैं, शीत ऋतु को सियाला कहते हैं जब धान की खेती होती है यानी खरीफ की फसल, ग्रीष्म ऋतु को कहते हैं यूनाला यानी जब रबी की फसल होती है तो उसको हम यूनाला कहते हैं। इस आधार पर इसको हम 3 भाग में बांटते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा कोयला का सबसे छोटा क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश कई खनिजों के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा रॉयल्टी प्रदान करने वाला जो खनिज है वो कोयला है। तो कोयला कैसा है? सबसे ज्यादा रॉयल्टी देता है, ठीक है, सबसे ज्यादा रॉयल्टी यानी राजस्व देने वाला खनिज है, ठीक है। सबसे ज्यादा राजस्व या रॉयल्टी देने वाला मध्य प्रदेश का खनिज कौन सा है? कोयला। और ये 2 प्रकार से 2 क्षेत्रों में होता है, 2 क्षेत्र है इसके प्रधान, ठीक। पहला प्रधान क्षेत्र है सतपुड़ा, ठीक, सतपुड़ा क्षेत्र, और एक होता है मध्य भारत क्षेत्र। तो इसमें पूछा गया है कि सबसे छोटा क्षेत्र कौन सा है? तो इसमें जो मध्य भारत का क्षेत्र है उसमें से जो उमरिया क्षेत्र है सतपुड़ा क्षेत्र में वो सबसे छोटा क्षेत्र है, ठीक है। सतपुड़ा क्षेत्र में उमरिया क्षेत्र जो है वो सबसे छोटा क्षेत्र है और सुहागपुर सबसे बड़ा है। सुहागपुर शहडोल में है, ये सबसे बड़ा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा और ये सबसे छोटा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के वन विभाग के आधार पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म स्माइल ऑफ फॉरेस्ट के निर्माता कौन थे? तो वर्ष 2019 में एक फिल्म आई थी, उसका नाम था स्माइल ऑफ फॉरेस्ट, और ये फिल्म 2019 में एक कार्यक्रम हुआ था सिने फॉरेस्ट। सिने फॉरेस्ट कार्यक्रम जो है 2019 में कहाँ हुआ था? लॉस एंजल्स में। और लॉस एंजल्स कहाँ है? अमेरिका में है। लॉस एंजल्स यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ था कार्यक्रम, जिसमें वो फिल्म को प्रदर्शित किया गया था और इसको पुरस्कार भी मिला था। उस फिल्म के निर्माता कौन थे? तो उनका नाम था शशिधर वेम्पाला, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनका नाम था शशिधर वेम्पाला। और शशिधर वेम्पाला वह निर्माता थे जिन्होंने इस फिल्म को वहां प्रदर्शित किया। बहुत ये वन्य प्रेमी थे और इनका जन्म गुरुग्राम हरियाणा, ये भारतीय हैं, ठीक है, भारतीय नागरिक हैं, ध्यान रखिएगा, ये इंडियन है शशिधर वेम्पाला और ये हरियाणा से संबंध रखते हैं, गुरुग्राम से इन्होंने इस फिल्म को बनाया था। आगे प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसको लागू करने वाला पहला राज्य कब बना मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश पहला राज्य था जो 1972 के कानून को पहली बार लागू किया था, वो तारीख थी 25 जनवरी 1973, ठीक है। तो मध्य प्रदेश प्राकृतिक संपदा की दृष्टि से, संस्कृति और इतिहास की दृष्टि से अनोखा राज्य है और भारत के इतिहास में इसने अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। 25 जनवरी 1973 को यह कानून को लागू करने वाला पहला राज्य बना। कई मायनों में मध्य प्रदेश भारत में पहल की भूमिका निभाई है। एक प्रश्न है, किस जिले में चिंकी परियोजना स्थापित है? चिंकी परियोजना जो है, चिंकी परियोजना चिंकी नदी के नाम पर रखी गई है और जो चिंकी नदी है ये नरसिंहपुर जिले में स्थित है और इस नदी में 50 मेगावाट बिजली के लिए, बिजली उत्पादन के लिए और सिंचाई कुछ क्षेत्र में करने के लिए चिंकी परियोजना का निर्माण किया गया है और ये नरसिंहपुर जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा। चिंकी जो नदी है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं।
मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन का गठन कब किया गया था? तो मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन का गठन कब किया गया था? मध्य प्रदेश में वन संपदा में बांस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे ज्यादा बांस जो होता है मध्य प्रदेश में, वो सबसे ज्यादा बांस होता है मध्य प्रदेश में कहाँ? सबसे ज्यादा बांस होता है मध्य प्रदेश में बालाघाट में। और जो बांस है उसका महत्व किस दृष्टि से है? तो कागज उद्योग में महत्वपूर्ण है। कागज उद्योग के लिए क्या देता है? कच्चा माल देता है। घरों के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है स्थायी काम के लिए। तो बांस मिशन कब प्रारंभ किया गया? बांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 3 जुलाई 2013 को प्रारंभ किया गया था बांस मिशन। ध्यान रखिएगा, बांस मिशन की शुरुआत 3 जुलाई 2013 में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया था। ठीक है। मध्य प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर, तो वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर जो है कहाँ खोला गया? तो मध्य प्रदेश में जो वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर है, मतलब वन्य जीवों के जो जागरूकता है, वन्य जीवों के बारे में जानकारी, वन्य जीवों के बारे में जानकारी प्रदान करने आदि संबंधी व्यवस्था के लिए इंदौर के राला मंडल अभ्यारण्य में इस सेंटर को खोला गया है। तो ध्यान रखिएगा, इंदौर के राला मंडल अभ्यारण्य में मध्य प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर खोला गया था। आगे, मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो उष्णकटिबंधीय जो वन है, फॉरेस्ट हैं, उनके बारे में रिसर्च करने के लिए जिस संस्थान की स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर की गई थी, वो राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ की गई है? देहरादून में। ठीक है, देहरादून क्या है? देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है और यही राष्ट्रीय संस्थान है। लेकिन क्षेत्रीय संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ है? जबलपुर में है। और ये स्थापना की गई थी 1988 में। तो ध्यान रखिएगा कब की गई थी, किसके तहत की गई थी? तो ये राष्ट्रीय संस्थान देहरादून के तहत की गई, मध्य प्रदेश में जबलपुर में की गई सबसे पहले, और 1988 में ये अस्तित्व में आया। ठीक है, आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश में राज्य लघु वनोपज संघ विपणन और विकास सहकारी संघ, मतलब जो मध्य प्रदेश में वन है उनसे जो वन उत्पाद मिलते हैं, वन उत्पाद में कौन कौन से आते हैं? तो वनोपज में आते हैं आपका कौन कौन सा? एक आता है तेंदू, ठीक है, इसके अलावा गोंद, ठीक है, इसके अलावा और क्या आता है? खैर, और बहुत सारी फल, ठीक है, औषधि, ये सब इसके वनोपज के अंतर्गत आते हैं। और इनका विपणन करने के लिए और उनके लिए कमेटी बनाने के लिए कुछ संगठन स्थापित किया गया जो उसका विनियमन का काम करेगा। उसकी स्थापना भोपाल में की गई। कब की गई पूछा गया है? तो सन 1984 में की गई। ध्यान रखिएगा, वर्ष था सन 1984। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है? ठीक, समशीतोष्ण जलवायु का मतलब होता है ऐसी जलवायु जो शीत और उष्ण का मिश्रण हो। ठीक है, शीत मतलब ठंड, उष्ण मतलब गर्म, गर्म और ठंड दोनों का मिश्रण हो, अर्थात न ज्यादा गर्म हो न ज्यादा ठंड हो, ऐसी जलवायु मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में पाई जाती है। और मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था फाहियान ने। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, फाहियान हमारे यहाँ माहिष्मती की यात्रा करने आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, और इसने मध्य प्रदेश की जलवायु को श्रेष्ठ जलवायु कहा था। आगे बात करते हैं, इसमें से सही कथन का चुनाव करना है। कौन सा कथन सही है? इसमें पूछा गया है पुनासा, ध्यान रखिएगा, पुनासा जल विद्युत परियोजना, पुनासा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? खंडवा जिले में है। ये बिल्कुल सही है, पुनासा खंडवा में है। इसकी उत्पादन क्षमता 250 मेगावाट है। ये गलत है, क्योंकि इसकी क्षमता 1000 मेगावाट है। ठीक है, कितनी क्षमता है इसकी? 1000 मेगावाट। और इसकी स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी। ये गलत है, क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, सही कथन केवल एक है, तो ए नंबर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश जल भूमि एवं प्रबंधन संस्थान, भूमि एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? ये स्थापना की गई भोपाल में की गई। ठीक है, मध्य प्रदेश जल और भूमि प्रबंधन संस्थान की स्थापना भोपाल में की गई। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जल के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। भूमि के लिए मेड़बंदी करना और भूमि परीक्षणशाला, मृदा परीक्षणशाला, इनको आयोजित कर रहा है। और ये संस्थान कहाँ है? भोपाल में है। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की। तो मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में औसत वर्षा कितनी है? तो दोस्तों बताइएगा, मध्य प्रदेश में औसत वर्षा कितनी है? और
जो विंध्य पर्वत क्षेत्र है वहां कितनी है, तो विंध्य पर्वत जो क्षेत्र है वहां वर्षा कितनी होती है, 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। और यदि टोटल पूछे मध्य प्रदेश की औसत वर्षा, तो मध्य प्रदेश की औसत वर्षा है 112 सेंटीमीटर, ठीक है, 112 सेंटीमीटर मध्य प्रदेश की औसत वर्षा है। और विंध्य पर्वत क्षेत्र की पूछे तो 50 से 100, और सबसे ज्यादा जो वर्षा है 252 या 50 सेंटीमीटर ये है पचमढ़ी की, तो पचमढ़ी की सबसे ज्यादा है। और भारत मध्य प्रदेश की पूछे तो 112, और विंध्य पर्वत क्षेत्र की पूछे तो 50 से 100 सेंटीमीटर। ये हमारा एक्यूरेट डेटा है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस जिले में निर्माणाधीन है, तो मध्य प्रदेश का जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो किस जिले में निर्माणाधीन है, तो एक गांव है चुटका, चुटका गांव है, और चुटका गांव है मंडला जिले में। और यही मंडला जिले में क्या स्थित है, प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र यहाँ निर्माणाधीन है, परियोजना चल रही है, तो ध्यान रखिएगा ये मंडला में है। आगे बात करते हैं। राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था, तो इसमें से कौन सा वर्ष है जब राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन, मतलब पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इस बात की जानकारी प्रदान, इस बात का पता लगाने के लिए कि पर्यावरण में बहुत सारी जो गतिविधियां हैं मानवीय उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका पता लगाने के लिए जो प्राधिकरण गठित किया गया था, यह गठित किया गया था 10 सितंबर 2016 को, ध्यान रखिएगा 10 सितंबर 2016 को गठित किया गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश में उप क्षेत्रीय मौसम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, तो मध्य प्रदेश में उप क्षेत्रीय मौसम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये स्थापित किया गया भोपाल में, ठीक। मौसम संबंधी गतिविधि जिस तरह से पुणे में है वहां होता है, तो राष्ट्रीय राज्य स्तर पर मध्य प्रदेश में भोपाल में ऐसा संस्थान स्थापित किया गया है। आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश में मैंगनीज की प्राप्ति किन चट्टानों में होती है, तो मैंगनीज एक खनिज है और इसका प्रयोग कई मिश्र धातु बनाने में भी किया जाता है। तो मैंगनीज की प्राप्ति किन चट्टानों में होती है बताइएगा, तो इनकी चट्टान जो प्राप्ति होती है धारवाड़ की चट्टानों में होती है। और धारवाड़ की चट्टानें जो है कहाँ पाई जाती हैं, छिंदवाड़ा में, और कहाँ, बालाघाट में, ठीक। और बालाघाट में जो ये चट्टानें पाई जाती हैं इनकी जो सीरीज है उनको कहते हैं चिल्पी सीरीज, और एक बोलते हैं सौसर सीरीज, ठीक है। तो सौसर सीरीज चिल्पी सीरीज का संबंध मैंगनीज के उत्पादन से है और धारवाड़ क्रम की चट्टानों से है, और धारवाड़ की क्रम की चट्टानें खनिज उत्पादक चट्टानें होती हैं। आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश में लोक वानिकी अधिनियम कब लागू किया गया, तो लोक वानिकी अधिनियम जो मध्य प्रदेश में है ये लागू किया गया था 12 अप्रैल सन 2001 को। और ये लोक वानिकी क्यों लागू किया गया था, क्योंकि हमारी सरकारी जमीन के अलावा जो निजी जमीन में वन होते हैं, पेड़ होते हैं, उनको हम काटें या अनुमति लें सरकार की, इसके संबंध में व्यवस्था करने के लिए और कुछ दंडात्मक प्रावधान करने के लिए 12 अप्रैल 2001 को लोक वानिकी कानून लगाया गया था, जिसमें सामुदायिक रूप से या सार्वजनिक रूप से वन रोपण पर जोर दिया गया था। और कृषि अंतरराष्ट्रीय सेंटर, रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है, मध्य प्रदेश में, इसके बारे में बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा सीहोर में अमलाहा, सीहोर में अमलाहा नामक स्थान पर इस रिसर्च सेंटर को स्थापित किया गया है। और यह सेंटर अंतरराष्ट्रीय स्तर का है। यहाँ सीहोर में सीहोर को गेहूं की मंडी भी कहा जाता है, और यहाँ कृषि का अंतरराष्ट्रीय रिसर्च सेंटर स्थापित है मध्य प्रदेश में, सीहोर जिले में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला का नाम बताइए जहां यूरेनियम खनिज की प्राप्ति होती है। यूरेनियम आपको पता होगा कि एक रेडियोधर्मी खनिज होता है जिसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में होता है बिजली बनाने के लिए, और यह जो परमाणु बिजली बनती है वहां यह प्रमुख कच्चा माल होता है, खनिज होता है, ईंधन होता है। यह जो खनिज है इसकी प्राप्ति हुई है शहडोल में, और इसके लिए रिलायंस कंपनी ने भी कोल बेड मीथेन के संबंध में जो अनुसंधान किया था उसका योगदान रहा, और यूरेनियम के खनिज की यहाँ प्राप्ति स्थान से हुई। आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश में बारहसिंघा को राजकीय पशु कब घोषित किया गया, तो राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय गीत, ऐसे बहुत सारे जो राजकीय प्रतीक हैं उनको समय समय पर सरकार ने घोषित किया था, ठीक। तो वही क्रम में एक राजकीय पशु की बात जब आती है बारहसिंघा की, तो इसको घोषित किया गया था 1 नवंबर सन 1981 को, जब
25वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा था। 25वां मतलब रजत जयंती, जब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मनाई जा रही थी मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की, उसी समय यह घोषणा की गई थी, है ना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा होती है। तो न्यूनतम वर्षा मैंने आपसे बात करी कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में उनमें से भिंड है, भिंड का गोहद स्थान है, जहां पास सबसे कम वर्षा 55 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, 55 सेंटीमीटर सबसे कम होती है। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में शीशे के भंडार पाए जाते हैं। तो शीशे के भंडार कहाँ पाए जाते हैं, तो शीशे के भंडार पाए जाते हैं दतिया जिले में, ठीक है, दतिया जिले में शीशे के भंडार पाए जाते हैं, ठीक, जिसका औद्योगिक उपयोग भी किया जाता है। आगे बात करते हैं, धान अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ है। तो धान मतलब चावल अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश में बड़वानी में है। भारत में चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो भारत की अगर बात करें तो कटक कहाँ है, ओडिशा, ठीक है। और यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात करेंगे, विश्व स्तर पर, तो विश्व स्तर पर है मनीला कहाँ है, फिलीपींस में, ठीक है, मनीला कहाँ है, फिलीपींस में, ठीक। तो फिलीपींस में अंतरराष्ट्रीय स्तर का, भारत में राष्ट्रीय स्तर का कटक में, और मध्य प्रदेश में कहाँ है, ओडिशा बड़वानी में है, ठीक। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, शीत ऋतु को मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। तो शीत ऋतु को हमने कहा सियाला, और ग्रीष्म को यूनाला, चौमासा वर्षा ऋतु को कहते हैं। आगे बात करते हैं, इसमें मध्य प्रदेश के किस जिले में ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो ग्रेफाइट जो कार्बन है उसका अपर रूप है, और इससे घड़ी वगैरह जो बहुत सारी चीजें बनाई जाती थी ग्रेफाइट से, ठीक। ग्रेफाइट एक सुचालक है, और इसका प्रयोग स्नेहक के रूप में भी किया जाता था, अन्य कार्यों के लिए, पेंसिल उत्पादन में भी। तो ये बैतूल जिले में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, इसका ध्यान रखिएगा, बैतूल जिला। आगे, मध्य प्रदेश में राज्य लघु वनोपज व्यापार विकास संघ की स्थापना कब की गई, इसकी हमने बात करी, सन 1984 में भोपाल में इसकी स्थापना की गई। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश में भारतीय पर्यटन और प्रबंधन संस्थान, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, टूरिज्म मैनेजमेंट करने के लिए, ऐसी व्यवस्था स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने इस संगठन की स्थापना करी थी। यह संगठन जबल यहाँ ग्वालियर में स्थापित हुआ था, ग्वालियर में सन 1983 में स्थापित हुआ था। आगे बात करते हैं, मैकल की पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला का पूर्वी भाग हैं। तो दोस्तों, जो मैकल की पहाड़ियां हैं ये सतपुड़ा पर्वतमाला की पूर्वी श्रेणी है। सतपुड़ा पर्वतमाला मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में, जो मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा है वहां यह सतपुड़ा पर्वतमाला इस रूप में फैली हुई है, जहां ये अर्धचंद्राकार रूप में मैकल की श्रेणियों के रूप में विकसित है। तो ये सतपुड़ा श्रेणी का भाग है, ध्यान रखिएगा। और मैकल की श्रेणी से ही नर्मदा, सोन, जोहिला 3 नदियों का उद्गम होता है। मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर संरक्षित वन क्षेत्र हैं। तो हमने बात करी थी कि संरक्षित वन क्षेत्र लगभग कितना है, लगभग 33%, और 65% लगभग क्या है, आरक्षित, ठीक, और 2% लगभग क्या है, अवर्गीकृत वन। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश में पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का पहला संचालित हवाई अड्डा सौर ऊर्जा से देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट इंदौर, ठीक, यहाँ सौर ऊर्जा का प्रयोग हुआ है, तो इंदौर इसका आंसर हो जाएगा, DAVV, ठीक। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश में जैव विविधता विरासत स्थलों की संख्या कितनी है। तो वर्ष 2019 में, वर्ष कब, 2019 में जो नरो हिल्स है, नरो हिल्स कहाँ है, सतना में, नरो पहाड़ी, और पातालकोट कहाँ है, भारिया जनजाति का निवास स्थान है, और ये कहाँ है, छिंदवाड़ा में। इन दोनों स्थलों को विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया सन 2019 में, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश में वन विकास अभिकरण का गठन कब किया गया। तो वन विकास अभिकरण मतलब राज्य में फॉरेस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका गठन कब किया गया था। तो इसका आंसर आपको बताना है, इसका आंसर हो जाएगा 19 अप्रैल सन 2011, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 19 अप्रैल सन 2011, ठीक। ये वन विकास अभिकरण गठित किया गया था। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश में वर्तमान में सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई। तो सौर ऊर्जा नीति जो घोषित की गई थी मध्य प्रदेश में, वो 10 जुलाई सन 2012 को घोषित की गई थी, सौर ऊर्जा को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, सोलर एनर्जी के द्वारा हमारी सारी कृषि गतिविधियां संपन्न हो और कार्यों के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हो, इसके लिए सरकार ने घोषित किया।
मध्य प्रदेश पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 5 जून 1981 को की गई, भोपाल में की गई। ठीक है, आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कथन जो औषधि मिशन है उसका कार्य नहीं है? औषधि पौधा मिशन एक औषधि पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया था 2008-9 में। ठीक, तो इसमें औषधि पौधों की खेती को बढ़ावा देने का काम किया जाना था, जिसके अंतर्गत कौन से कार्य शामिल नहीं है? औषधि पौधों की खेती के लिए अनुदान देना सही है, औषधि पौधों की खेती के लिए कार्यशाला आयोजित करना सही है, औषधि पौधों की नर्सरी तैयार करना सही है, औषधि पौधों के उत्पादन की ब्रांडिंग करना, बिक्री, ये मार्केटिंग का काम इसका नहीं था, बाकी सब सही है। ठीक, तो इस तरीके से इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में गैस आधारित विजयपुर विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है? कहाँ की जा रही है? गुना में। आपको पता होगा कि गुना में गैस आधारित उर्वरक संयंत्र भी स्थापित किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस वर्ष में मध्य प्रदेश में जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया था? तो जैव विविधता बोर्ड का गठन 2005 में किया गया था, और हमने बात करी थी इको विकास बोर्ड, इसका भी 2005 में गठन किया गया था। तो जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया? 2005 में। ठीक है, आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश में बसामन मामा स्मृति प्राणी संरक्षण पुरस्कार। तो दोस्तों, जो बसामन मामा थे, और रीवा में एक धाम है बसामन मामा, वहां इनका नाम इसलिए आता है क्योंकि इन्होंने, इनकी एक कहानी मानी जाती है कि जब अपने इनका विवाह हुआ था, उसके बाद वहां का जो स्थानीय राजा था, वहां एक पीपल का वृक्ष हुआ करता था जिसकी ये संरक्षण किया करते थे, उसकी पूजा किया करते थे, ऐसा माना जाता है। वो राजा ने उस पेड़ को कटवा दिया, बाद में ये इतना विक्षुब्ध हुए कि उस राजा के सारे वंश को इन्होंने इतना अपने श्रापित या अन्य किसी माध्यम से ऐसा मार डाला। ठीक है, तो उस वंश का पूरा नाश हो गया, तो उनको जो है वहां वृक्ष संरक्षण के लिए एक स्मृति के रूप में वो धाम बनाया गया है, और सरकार ने उनके सम्मान स्वरूप एक ऐसा पुरस्कार स्थापित किया है, और पुरस्कार की स्थापना सन 2009-10 में हुई थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में वेल्सपन सौर प्रोजेक्ट की स्थापना की गई है? तो मध्य प्रदेश के वेल्सपन सौर परियोजना की जो स्थापना है वो नीमच में की गई है, नीमच में की गई है, ध्यान रखिएगा। नीमच जिले में वेल्सपन सौर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, इसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, जैसे मध्य प्रदेश में गुढ़ रीवा में स्थापित किया गया है। आगे बात करते हैं, इसमें वन विद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो वन विद्यालय की स्थापना सन 1979 में की गई, बालाघाट में की गई, इसके अलावा बैतूल में भी की गई है, ध्यान रखिएगा, बैतूल में भी की गई है। तो 79 में कहाँ की गई? बालाघाट में। यहाँ प्रशिक्षण किसको दिया जाता है? तो जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं, फॉरेस्ट गार्ड की जब वन विभाग की भर्ती निकलती है तो यहीं इनको ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में जब रेंजर MPPSC के द्वारा जब फॉरेस्ट रेंजर का चयन होता है तो वहां भी इनको ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये संस्थान है। आगे बात करते हैं, राज्य ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम की स्थापना 1982 में की गई थी, अगस्त 1982 में, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ऊर्जा विकास को बढ़ावा देने के लिए संगठन की स्थापना हुई थी। आगे बात करते हैं, नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। यहाँ मध्य प्रदेश से जो नर्मदा की नदियां हैं वो सहायक नदियां लगभग 40 से ज्यादा हैं, और नर्मदा को छोड़ दें तो इनके अलावा भी बहुत सारी नदियां हैं। इतनी नदियों का उद्गम होने के कारण मध्य प्रदेश को नर्मदा नदी मतलब नदियों का मायका कहते हैं। और उन्हीं में से पूछा गया है नर्मदा नदी की लंबाई। तो दोस्तों, नर्मदा नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 1312, लेकिन इनमें से मध्य प्रदेश में कितनी है? तो मध्य प्रदेश में पूछा गया है तो 1077 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? 1077 किलोमीटर। और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि सिंचाई के लिए बहुत सारी नहरें स्थापित की गई हैं। ठीक, चाहे वह नर्मदा क्षिप्रा लिंक सिंहस्थ परियोजना हो या अन्य। साथ ही साथ इसमें बिजली उत्पादन के लिए कई प्रोजेक्ट भी बनाए गए हैं। गोपद, सिंध, बनास किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये चंबल नदी की सहायक नदियां, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पार्वती, क्षिप्रा, ये भी इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक, आगे बात करते हैं, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो हमने बात करी कि नर्मदा, सोन, जोहिला, ये तीनों अमरकंटक से, मैकल की पहाड़ी से निकलती हैं, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश वन विभाग में कितने क्षेत्रीय वन मंडलों को विभाजित किया गया है? तो 16 वन मंडल में विभाजित किया गया है, यानी जो वन क्षेत्र होते हैं, बड़ी इकाई होते हैं, और उन बड़ी इकाई को सबसे पहले वन मंडल बांटा गया है, वन वृत्त, वन वृत्त के बाद वन मंडल। ठीक है,
इन्हीं को कहा गया है। फिर उपवन मंडल, ऐसे फिर करते करते लास्ट में आता है बीट। बीट जो सबसे बीट गार्ड होता है, फॉरेस्ट गार्ड उसका प्रमुख होता है। ऐसे तो वन वृत्त में 16 जो वन मंडल हैं ये निश्चित किए गए हैं और इनका प्रमुख अधिकारी होता है डीएफओ होता है, एसीएफ। मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत काफी कम वर्षा होने का कारण क्या है? तो इसमें वर्षा क्या होगा, समुद्र तट से दूरी अधिक है, इस क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावी नहीं है, इस क्षेत्र में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की वृष्टि छाया पड़ती है। बिल्कुल डी ऑप्शन सही है, वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ जाता है, इसीलिए यहाँ वर्षा कम होती है, क्योंकि वर्षा वहीं होती है जहां पर्वत की ऊंचाई पड़ जाती है, तो उस जो हवाएं हैं वो वहां क्षेत्र में वर्षा कर देंगी, और जो पर्वत के विमुख क्षेत्र है वहां वर्षा नहीं होगी। फिर पूछा गया है कि चचाई वाटरफॉल कहाँ है? चचाई वाटरफॉल बीहड़ नदी में है, और बीहड़ नदी कहाँ है? रीवा में है। ठीक, रीवा में सिरमौर विकासखंड के अंतर्गत ये जलप्रपात है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात पहले माना जाता था, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात अब कौन सा है? तो अब है बहुटी जलप्रपात। ठीक है, बहुटी जलप्रपात 198 मीटर है, और चचाई जलप्रपात कितना है? 130 मीटर है। तो ध्यान रखिएगा 130 मीटर चचाई रीवा में बीहड़ नदी पर। और जो बहुटी जलप्रपात है ये कि बहुटी जलप्रपात सेलर नदी पर है, और सेलर नदी जो है बीहड़ की सहायक नदी है, और ये जो बीहड़ नदी है वो तमस की सहायक नदी है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा बहुटी जलप्रपात वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 198 मीटर। आगे बढ़ते हैं, सांची किस नदी के किनारे स्थित है? तो सांची रायसेन में है, और यह बौद्ध तीर्थ स्थल है। ठीक, महात्मा बुद्ध के शिष्यों की अस्थियों के कारण प्रसिद्ध है, अशोक ने बनवाया था। ये बेतवा नदी के किनारे स्थित है। बेतवा नदी रायसेन जिले के कुमरा गांव से विंध्य पर्वत की श्रेणी से निकलती है, और इस नदी के किनारे सांची है। मध्य प्रदेश में कम वर्षा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो मध्य प्रदेश को कम वर्षा के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। ठीक, एक होता है कम, एक होता है औसत से कम, ठीक, औसत से कम, एक होता है औसत से ज्यादा अधिक, और एक होता है सबसे अधिक। तो इस आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें 73rd क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में स्थायी कृषि उपभोक्ताओं के लिए फ्लैट रेट योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? तो फ्लैट रेट क्या होता है? फ्लैट रेट ऐसी योजना है जिसमें कृषि के लिए जो पंप है, पंप कनेक्शन, उसमें 6 माही बिल दिया जाता है। 6 माह के लिए एक निश्चित राशि निर्धारित कर दी गई है, और वह योजना सन 2013 से प्रारंभ की गई है। ठीक है, फ्लैट रेट योजना सन 2013 से 1 अप्रैल सन 2013 से प्रारंभ की गई है। ध्यान रखिएगा, फ्लैट रेट योजना 1 अप्रैल 2013 स्थायी कृषि पंप कनेक्शन के लिए दिया गया है। मध्य प्रदेश में वन संरक्षण संबंधी अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा वर्ष 2008-9 में मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार द्वारा संयुक्त रूप से इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। हालांकि अब इसको राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाने लगा है। ठीक, यह 1731 की एक कहानी याद आती है, जब वहां के एक राजा ने जो खेजड़ी के वृक्ष थे उन वृक्षों को कटवाने के लिए आदेश दे दिया था। तो वहां की 363 महिलाएं अमृता देवी बिश्नोई के साथ मिलकर उन पेड़ों से चिपक गईं, और इनकी बाद में इनकी जो है हत्या कर दी गई, क्योंकि वो जंगल तो काटना ही था, राजा का आदेश था। तो इन्होंने अपनी शहादत दी, और उसी की स्मृति में वन संरक्षण के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है अमृता देवी बिश्नोई के नाम से। अब मध्य प्रदेश में कोयले की चट्टानों की प्राप्ति कहां से होती है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जो कोयला खनिज है वो किस प्रकार की चट्टानों में मिलता है? अवसादी चट्टानों में मिलता है, और यह अवसादी चट्टानों के रूप में गोंडवाना की क्रम की जो चट्टानें हैं मध्य प्रदेश में, वहां से कोयला की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में और पूर्व में, ठीक, जो सिंगरौली है, सिंगरौली के बैढ़न है, उसको ऊर्जा राजधानी कहते हैं, क्योंकि वहां एनटीपीसी थर्मल पावर स्टेशन जो कोयला पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है सबसे बड़ा एमपी का वहां स्थापित है। और गोंडवाना क्रम की चट्टानें दक्षिण पूर्व से पूर्व तक विस्तृत हैं, मिर्जापुर तक। ठीक, इस प्रकार से आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश में वोल्फ्राम खनिज किसका अयस्क है? तो वोल्फ्राम खनिज जो है मध्य प्रदेश में ये टंगस्टन का अयस्क है। ठीक, वोल्फ्राम खनिज क्या है? वोल्फ्राम खनिज टंगस्टन का अयस्क है, और इसका संकेत जो है W है।
और ये टंगस्टन जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और हरदा जिले में प्रमुख रूप से पाया जाता है। ठीक, तो हरदा और होशंगाबाद की हमने बात करी, इसका नया नाम नर्मदापुरम हो गया है। ठीक, आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश में दीनदयाल वनांचल सेवा कब प्रारंभ की गई थी? तो दीनदयाल वनांचल सेवा जो है किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 20 अक्टूबर सन 2016 को प्रारंभ की गई थी। और यह जो सेवा थी वहां वनांचल सेवा, वन जो समुदाय थे, वनाश्रित समुदाय थे, उनके चिकित्सा के लिए, उनके रोजगार की जो वृद्धि थी उसको बढ़ाने के लिए इस स्कीम को प्रारंभ किया गया था। और बाद में सरकार ने इसको 5 साल बाद बंद कर दिया क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार के कुछ मामले आए। हालांकि 20 अक्टूबर 2016 को प्रारंभ हुई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र तांबा, बॉक्साइट, डोलोमाइट के लिए फेमस है? तो ये फेमस है बालाघाट। बालाघाट कई खनिजों के लिए आश्रय स्थली है, उत्पादक स्थली है, उन्हीं में से बॉक्साइट, तांबा, डोलोमाइट। और वैसे बालाघाट का क्या फेमस है? तो बालाघाट का फेमस है मलाजखंड, मलाजखंड तांबा के लिए, मलाजखंड की खदान, और भरवेली की खदान एशिया की सबसे बड़ी मैंगनीज की खदान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैंगनीज की खदान, मैंगनीज का संकेत होता है Mn, तांबा का संकेत होगा Cu। तो भरवेली खदान बालाघाट में एशिया की सबसे बड़ी मैंगनीज की खदान है, बालाघाट में ही है, मध्य प्रदेश में। आगे बात करते हैं, प्रमुख रूप से एक तरफ लिखा है नदी प्रोजेक्ट और एक तरफ लिखा है सन कब प्रारंभ हुआ। तो जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना जो है सन 1971 में प्रारंभ हुई थी और ये चंबल नदी पर है। ठीक, जवाहर सागर कोटा बैराज राजस्थान में है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के संयुक्त परियोजना है और ये 1971 में प्रारंभ हुई। पेंच जल विद्युत परियोजना 1986 में प्रारंभ हुई, गांधी सागर परियोजना 1960 में, सीता रेवा 2009 में। इस प्रकार से पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र किस जिले में अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो है वो कहाँ है? वो सोहागपुर में। सोहागपुर कहाँ है? शहडोल में। ठीक, और इसका क्षेत्रफल लगभग बताया गया है 1195 किलोमीटर है। ठीक है, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है और यहाँ से जो कोयले की परत है, कोयले की मोटाई है, सर्वाधिक प्राप्त हुई है और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। सबसे छोटा कौन सा है? उमरिया, हम लोगों ने पढ़ा था। आगे, हर्रा का प्रयोग किसमें किया जाता है? हर्रा एक प्रकार से वनोपज है और इसका उपयोग चर्म शोधन में किया जाता है। ठीक, इसका उपयोग किसमें किया जाता है? चर्म शोधन में किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है और इसका नामकरण माधवराव सिंधिया के नाम से किया गया था। ठीक है, इसका नामकरण जो है माधवराव सिंधिया के नाम से किया गया था। तो माधवराव सिंधिया वंश के शासक थे, इनके नाम से इसका नाम माधव राष्ट्रीय उद्यान किया गया, शिवपुरी में है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है, ये ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है। यहाँ जॉर्ज कैसल भवन है, पर्यटन का प्रमुख आदर्श क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में तांबा उत्पादन की दृष्टि से किस जिले का अग्रणी स्थान है? तो हमने बात करी मलाजखंड जो खदान है वो कहाँ है? बालाघाट में। बालाघाट में क्या? मलाजखंड की खदान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में शेरों का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है? तो एशियाई शेर या एशियाई सिंहों का सर्वाधिक घनत्व जो है बांधवगढ़ में है। इसमें 8 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर में एक जो है एक सिंह पाया जाता है प्रति वर्ग किलोमीटर में। ठीक, प्रति 8 वर्ग किलोमीटर में एक शेर पाया जाता है और ये बांधवगढ़ में सर्वाधिक है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। और इसको बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को सफेद शेरों की भूमि कहा जाता है, सफेद शेरों वाला राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। वैसे सफेद शेरों की भूमि रीवा को कहा जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं, किस राष्ट्रीय उद्यान में फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ भाई? तो फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान मंडला डिंडोरी में है। डिंडोरी में बेसिकली है 0.27 वर्ग किलोमीटर। ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे छोटा। मध्य प्रदेश का कैसा है? सबसे छोटा। तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में है। ठीक, आगे बात करते हैं, जॉर्ज कैसल नामक भवन जो है मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में शिवपुरी में है। ठीक, आगे बात करते हैं,
निम्नलिखित में से किसे गंगा और नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है? तो नर्मदा और गंगा का जल विभाजक कैमूर और भांडेर पहाड़ी, कैमूर और भांडेर श्रेणी जो है विंध्य पर्वत श्रेणी की हिस्सा है, और यह गंगा और नर्मदा जो जल विभाजक है, नर्मदा नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र, इन नदियों के जल को विभाजित करता है। अर्थात बीच में पहाड़ी चल जाती है और यहाँ से नर्मदा नदी की नदियां निकलती है और यहाँ से जो है तो गंगा नदी की सहायक नदी, इसलिए पहाड़ी कैमूर और भांडेर पहाड़ी, यहाँ कैमूर है और यहाँ भांडेर है यहाँ, और यहाँ कैमूर श्रेणी है मैहर सतना के आसपास। तो ये आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है सिगार चोटी और इसकी ऊंचाई है 881 मीटर। ठीक है, ये इंदौर, उज्जैन, देवास क्षेत्र में है इसका विस्तार, 881 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे बात करते हैं, गुजरात के कौन से दो जिले हैं जिनकी मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं? वो दो जिले हैं बड़ोदरा और दाहोद। बड़ोदरा और दाहोद दो जिले हैं, वो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के आसपास, ठीक, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले, अलीराजपुर जिले जो धार जिला है, ठीक, वहां से आसपास ये संबंध रखते हैं। बड़ोदरा और दाहोद दो हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं? मध्य प्रदेश के जिले हैं झाबुआ और अलीराजपुर। आगे बात करते हैं, किस पठार को विंध्य का पठारी प्रदेश कहा जाता है? रीवा पन्ना का पठार को विंध्य का पठारी प्रदेश कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, रीवा पन्ना का पठार। विंध्य प्रदेश किसका नाम था? रीवा का पुराना नाम था विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश की राजधानी थी रीवा। ठीक, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा कोयला प्राप्त होता है? तो दोस्तों सर्वाधिक प्राप्त जो कोयला है वो बिटुमिनस प्रकार का प्राप्त होता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश को सर्वाधिक रॉयल्टी देने वाला खनिज है कोयला, और कोयला कई प्रकार का होता है। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा क्वालिटी का होता है, इसके बाद आता है बिटुमिनस, उसके बाद आता है लिग्नाइट, सबसे घटिया होता है पीट, जिसको जलाने से बहुत धुआं निकलता है। ठीक, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? सबसे बड़ा अभ्यारण्य है नौरादेही सागर। नौरादेही सागर सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। सबसे छोटा अभ्यारण्य जो है राला मंडल इंदौर में है। आगे बात करते हैं, कौन सा जिला छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करता है? तो ऐसा जिला है जो दो राज्यों को स्पर्श करता है, वो जिला है बालाघाट। बालाघाट जो है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कोना में स्थित है, और ये दोनों जिलों को, दोनों राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला है। आगे बात करते हैं, किस जिले में कोल बेड मीथेन पाया गया है? तो वह जिला है शहडोल, जहां कोल बेड मीथेन की खोज रिलायंस कंपनी द्वारा की जा रही थी। ठीक, और इसको खोजा गया शहडोल जिला है। ठीक, आगे बात करते हैं, बेतवा नदी का उद्गम स्थल रायसेन के कुमरा नामक गांव से होता है, और इसका अवसान कहाँ है? अवसान मतलब मिलन स्थल। मिलती किससे है? तो यह मिलती है हमीरपुर में। हमीरपुर में किससे मिलती है? यमुना नदी से। ध्यान रखिएगा, हमीरपुर उत्तर प्रदेश जिले में यमुना नदी में इसका अवसान होता है, मिलन होता है। ठीक, बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र जो है देवास में स्थापित है। कहाँ स्थापित है? जामगोदरानी। जामगोदरानी में सबसे बड़ा जो पवन चक्की है, पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। आगे बात करते हैं, बारना बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो बारना बांध जो है बारना नदी पर स्थापित किया गया है, और ये रायसेन में स्थापित किया गया है। रायसेन जिले में बारना नदी का उद्गम है, और यही जो है बारना बांध स्थापित किया गया है, इस पर बनाया गया है। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय उद्यान किस प्रकार के वनों में स्थापित किए जाते हैं? तो हमने पहले बात कर ली थी कि जो आरक्षित वन होते हैं, जहां सबसे ज्यादा कठोर नियम होते हैं सरकार के, और वहां मानवीय गतिविधियां पूरी तरीके से प्रतिबंधित होती हैं, वहीं नेशनल पार्क स्थापित किए जाते हैं, जबकि संरक्षित वनों में अभ्यारण्य स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, ग्रेनाइट काटने और पॉलिश करने का उद्योग मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में होता है? तो ये जो उद्योग है ये स्थापित है आपका, ये स्थापित है बैतूल जिले में। ठीक है, ये कहाँ स्थापित है? बैतूल जिले में। दतिया जिले में भी है मूल रूप से। ठीक, तो ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा, बैतूल और दतिया दोनों में है, लेकिन सबसे ज्यादा स्थापित है दतिया में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दतिया में। ठीक, आगे बात करते हैं, पेंच राष्ट्रीय उद्यान को किस प्रोजेक्ट टाइगर में प्रोजेक्ट टाइगर में किस वर्ष शामिल किया गया था? ठीक, तो आपको बताना है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान इसको प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया? 1993 में शामिल किया गया। ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? तो ये सिवनी छिंदवाड़ा में है। ठीक, इसकी स्थापना 1977 में हुई थी, लेकिन 1983 में इसको जो है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था,
और 1993 में इसको राष्ट्रीय प्रोजेक्ट में शामिल कर दिया गया। इस प्रकार से हमारी यह 100 प्रश्नों की एमसीक्यू की सीरीज कंप्लीट होती है। आगामी हम नेक्स्ट एमसीक्यू के नई सीरीज लेकर सामने आएंगे। उस अगली कड़ी के इंतजार के साथ आप